हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये भी सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। ये सीरीज़ है हमारी भौतिक विज्ञान की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम और उत्तराखंड लेक्चरर फिजिक्स के लिए। ठीक है जी। तो चलिए भौतिक विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, ये आपका कक्षा 11 का त्रुटि वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप त्रुटि का जो फॉर्मूला है वो देखिए। अगर हम किसी एरिया में त्रुटि को निकालने हैं तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये आपका त्रुटि का फॉर्मूला होगा। आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है। और जो हमारे ज़्यादातर एलटी एग्ज़ाम्स या आपके लेक्चरर एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो वो इस टाइप के बनते हैं। वैसे तो अन्य और भी टाइप है, लेकिन जिस टाइप के बनते हैं वो टाइप मैं आपको आज क्लियर करा रहा हूँ। ज़रा आप गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसका क्या है। एक गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि है तो गोले के आयतन के मापन में त्रुटि होगी। तो दोस्तों, इसकी आप ट्रिक, इन क्वेश्चनों की आप ट्रिक को समझिए। ठीक है, क्या ट्रिक है इनकी। ठीक है जी, इनकी आप ट्रिक को समझिएगा। देखिए ट्रिक क्या है। सवाल देखिए, एक गोले की त्रिज्या के मापन में, और क्या हमें निकालनी है त्रुटि आयतन में। तो त्रिज्या के मापन में कितनी प्रतिशत की त्रुटि है? 3% की। और किसी भी सवाल में जो भी निकालना है आप उसका पहले फॉर्मूला लिखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, थोड़ा इसका फॉर्मूला देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसे तो आप छोड़ दीजिए। तो जिसकी हमें त्रुटि निकालनी है वो देखिएगा, ये क्या है? r की क्यूब है। तो जो पावर है, पावर की गुणा करनी है आपको उसकी त्रुटि में। तो इसकी पावर कितनी है? त्रिज्या की पावर 3 की मल्टीप्लाई, और त्रिज्या यानी कि r में कितनी त्रुटि थी? 3। तो 3 गुणा 3 यानी कि उसके वॉल्यूम में 3 जा 9 यानी कि 9% की त्रुटि होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक यदि घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि है तो घन की भुजा की माप में त्रुटि होगी। तो देखिए दोस्तों, आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि है? 6% की। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है घन का a की क्यूब। ठीक है। तो ये त्रुटि, वॉल्यूम की त्रुटि कैसे निकल कर आई होगी? ऐसे आई होगी कि 3 की गुणा की होगी, यानी कि जो पावर है उसकी गुणा होती है, 3 की गुणा की होगी और a की त्रुटि आई होगी। ठीक है। और इधर v की त्रुटि कितनी है आपकी? 6। तो 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2% की क्या हो जाएगी? त्रुटि। तो समझ गए होंगे आप की क्या होगी? त्रुटि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक घन के आयतन मापन में 9% की त्रुटि है। तो घन के आयतन मापन में यानी कि v बराबर a की क्यूब होता है। ठीक है। तो 9% की त्रुटि है तो 9 यहाँ लिख दिया। और अगर आप a की बात करेंगे तो पावर की गुणा होती है, 3 गुणा और a क्या है? a की त्रुटि। ठीक है। 3 से जब इसे काट देंगे हम तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो भुजा है
भुजा में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 3% की। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी। तो क्षेत्रफल होता है इसका घन का 6a²। तो 6a² की हम बात करेंगे, इसकी जो त्रुटि थी वो 3 आई। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लिखा जाता, जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो 2 गुना, और आपके भुजा इसकी कितनी आई थी, अभी भुजा में त्रुटि 3 आई थी, तो 3 दूनी 6, इसकी जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 6। ठीक है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, आयतन में कितनी, 9% की त्रुटि। आयतन होता है क्या, 4/3 पाई r की क्यूब। तो कांस्टेंट को आप काट दीजिए, और ये जो पावर है उसकी गुणा होती है हमेशा 3 गुना r। तो आप 3 से इसे काट देंगे, तो r में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 3% की। तो r की जो त्रुटि होगी वो होगी 3% की। और अगर हमें इसके क्षेत्रफल की बात करें, और हमें घनत्व निकालना है इसका, है ना, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो वो भी इसी प्रकार 6 ही होगा, 3 × 2, क्योंकि स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में, तो 3 × 2 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में क्रमशः 5% तथा 2% की त्रुटि होती है। तो इसका घनत्व में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो देखिएगा, रो यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। और द्रव्यमान में कितनी त्रुटि है, 5 की। और कोई चीज़ अगर अपोन में हो या गुणा में हो तो सभी जुड़ती ही है, माइनस नहीं होती, और पावर की गुणा हो जाती है। अगर इसकी पावर स्क्वायर होती तो 2 गुना 5 हो जाता। ठीक है। तो m की कितनी है त्रुटि, 5, और v भी आ रहा फॉर्मूले में, तो v की त्रुटि कितनी, 2। तो 5 और 2 7% की आपकी क्या हो जाएगी, त्रुटि। ठीक है जी। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 11 की त्रुटि निकाल कर देखिए। ठीक है जी। या आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है। एक गतिमान वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान में कितनी त्रुटि है, v में कितनी त्रुटि है भाई, 4%। द्रव्यमान में कितनी त्रुटि है, 3%। वस्तु की परिकलन गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। गतिज ऊर्जा अगर मैं बात करूँ गतिज ऊर्जा की, तो वो होगी 1/2 mv²। कांस्टेंट को तो हम जब ही काट देते हैं, तो हमारा क्या बचा, mv²। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया था, mv² बच रहा है, mv²। तो त्रुटि कैसे निकालेंगे, m की त्रुटि कितनी है, m की त्रुटि 4, प्लस जो पावर है उसकी शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 गुना v की क्या त्रुटि है, 3। तो 4 + 3 दूनी 6। द्रव्यमान वस्तु के वेग की त्रुटि 4 है दोस्तों, ये वेग की त्रुटि क्या है, 4। तो mv² में m की त्रुटि तो 3 है, और ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई शुरू में हो जाएगी, और इसकी जो वेग की त्रुटि है वो है 4। तो 3 + 4 दूनी 8, और 3 11%। तो जो पावर हो जाती है त्रुटि में उसकी गुणा कर दीजिए आप। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11% त्रुटि होगी। त्रुटि का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए। देखिएगा, विस्थापन के निम्न में युग्मों में से कौन सा युग्म क्या होगा, कौन सा युग्म में से कौन सा युग्म ऐसा है जिसका परिणामी विस्थापन मीटर नहीं हो सकता।
किसका परिणामी मीटर नहीं हो सकता? विस्थापनों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म ऐसा है जिसका परिणामी विस्थापन मीटर नहीं हो सकता? वैसे इसका आंसर 4 है। ठीक है। एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 पर कोण लगाते हैं। इन बलों के योग का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 न्यूटन। आंसर क्या होगा? 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि एक कण पर लगे दो बलों F व F के परिणामी बल का परिणाम F√2 हो तो इन दोनों बलों के बीच लगने वाला कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे देखिए, एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे, और इनका परिणामी ये है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर इनका योग और इनका अंतर दोनों बराबर हो तो यह इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो वेक्टरों के योग तथा अंतर का परिणाम बराबर हो तो उनके बीच का कोण होगा? 90 डिग्री होगा हमेशा, अगर अंतर और योग का परिणाम उनका बराबर हो। ए की वैल्यू ये दे रखी, तो ए का परिणाम क्या होगा? तो ए का परिणाम आप इसका मोड निकाल सकते हैं। 1 + 3 × 9 और 2 दूनी 4, तो 9 और 1 10, यानी कि √14 इसका क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A.B बराबर AB तथा A तथा B के बीच का कोण क्या होगा? इसके बीच का कोण क्या होगा? 0 होगा। जब A.B के बीच का आप कोण निकालेंगे तो वो कितना होगा? 0। और यदि A×B AB के इक्वल हो तो उसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका परिणाम इसके डॉट के बराबर हो तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 45 डिग्री का उसके बीच का कोण होगा। क्यों होगा? इसमें तो इधर साइन थीटा आ जाएगा और उधर कितना आ जाएगा? कोस थीटा। और साइन थीटा कोस थीटा तब बराबर होते हैं जब 45 डिग्री का कोण आंतरित होता है। 10। यदि वेक्टर ए तथा बी परस्पर लंबवत हो तो A.B 0 होना चाहिए, तब ये लंबवत होंगे। नेक्स्ट, I J K और क्रमशः XYZ अक्षों की इकाई वेक्टर है, तो गुणनफल I × J का गुणनफल क्या होगा? K के बराबर होगा। नेक्स्ट, वेक्टर A × B की दिशा होगी A व B के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेक्टर A की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरे वेक्टर की दिशा उत्तर की ओर, तो वेक्टर A × B होगा, क्या होगा? पश्चिम की ओर होगा। एक ऊपर की ओर होगी, एक आपकी उत्तर की ओर होगी और एक आपकी तो पश्चिम की ओर होगा। ठीक है जी। उनका परिणाम पश्चिम की ओर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? J × K कथन सही नहीं है। J × K बराबर होता है I, तो इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। एक वेक्टर P बराबर 3K तथा दूसरा वेक्टर Q बराबर 2J का गुणनफल अगर हम करते हैं तो P × Q करना पड़ेगा, जिसमें I J K रखना पड़ेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0 3 और ये क्या हो जाएगा? 0 2 0। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसे सॉल्व आउट करेंगे
तो इसका आंसर आपको मिलेगा -6i आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड पर बल इतना कार्य कर रहा है, यह बल पिंड को s यानी कि विस्थापन मीटर विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन LT के ऑब्जेक्टिव में ज़रूर बनता है। तो किया गया कार्य क्या होता है, F गुणा S यानी कि बल गुणा विस्थापन। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दे बल गुणा विस्थापन की, तो 4 तिया 12 और 6 पंजे, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 4i की 3i में मल्टीप्लाई होगी तो 4 तिया 12 और j की 0 में गुणा होगी, j क्योंकि है नहीं तो +0 और 6 के की यहाँ +0 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन LT में बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पेपर में। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक कण इतने न्यूटन का बल लगाकर उसे इतने मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य होगा। इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 15 और 10 25 और 6 31, कितने जूल हो जाएगा, 31 जूल। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा LT एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 18, यदि वेक्टर ये दे रखा है और B परस्पर लंबवत हैं तो C का मान होगा। इन दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो C का मान आपका -8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सदिश A और B परस्पर लंबवत है तो कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी कंडीशन अप्लाई। दो सदिशों A और B के बीच का कोण का मान होगा। यदि अगर A.B आप करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो इसकी आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आज हमने डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ाया है। एक प्रक्षेपीय का प्रारंभिक वेग u, यह महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग होगा। तो महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग होगा, कितना होगा इसका वेग, 3 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो फॉर्मूला है वो आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो में देखकर इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्षैतिज के किसी कोण पर ऊपर को फेंके गए किसी प्रक्षेपीय के पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण की दिशाएं होती हैं। क्या होती है, वेग तथा त्वरण की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। और प्रक्षेपीय गति क्या होती है दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, जैसे तोप, फेंकी गई गेंद, ये सब प्रक्षेपीय गति कहलाती है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम प्रास। ठीक है, एक प्रक्षेपीय का क्षैतिज प्रास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। तो क्षैतिज से इसका प्रक्षेपीय कोण कितना होगा, तो क्षैतिज से अगर इसका प्रक्षेपीय कोण की हम बात करें तो इसका प्रक्षेपीय कोण होगा 45 डिग्री। क्यों होगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर ही अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। देखिएगा एक बार और आपको बता दूं मैं, क्षैतिज परास का जो सूत्र है U²/G मैक्सिमम क्षैतिज परास, और आपका अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होगा U²/2G। ठीक है जी, अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। तो इधर आप 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसके जो साइन थीटा कोस थीटा लगाकर जो भी आंसर आएगा वो आपका यही आ जाएगा 45 डिग्री। और हमेशा प्रक्षेपीय में आप ध्यान रखें कि 45 डिग्री का हमेशा कोण बनता है। क्रिकेट का एक खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है।
वह खिलाड़ी उस गेंद को उसकी अधिकतम ऊंचाई तक कितना फेंक सकता है। तो अगर कोई खिलाड़ी यहाँ से यहाँ तक गेंद को फेंक सकता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई बतानी है कि वो कितनी ऊंचाई गेंद को फेंके कि जिससे यहाँ से यहाँ गेंद चली जाए। तो दोस्तों हमेशा इसकी ट्रिक याद कीजिए कि जितनी दूरी तक वह गेंद जाएगी उसकी आधी दूरी उसकी हाइट होगी। तो 100 मीटर का आधा क्या होगा, 50 मीटर आंसर। अधिकतम प्रयास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, वही होना चाहिए 45 डिग्री। अगर हम अधिकतम प्रयास यानी कि अगर हमें अधिकतम दूरी तक किसी वस्तु को फेंकना है तो हमें कितने डिग्री के कोण पर फेंकनी होगी उस वस्तु को, 45 डिग्री के कोण पर उस वस्तु को उछालना होगा, जब जाकर वह अधिकतम दूरी को तय करेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर कंटिन्यू करनी है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।